हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुनीत कुमार पांडे, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ जो कि टॉपिक होगा सरफेस फिनिश। तो आइए स्टार्ट करते हैं सरफेस फिनिश। तो देखेंगे कि हमारे इसमें कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स होंगे, पहला इंट्रोडक्शन कि सरफेस फिनिश होता क्या है। दूसरा है ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस रफनेस। इसका मतलब ये बताएगा कि इसमें जो जो कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। ज्योमेट्रिकल टर्म्स लाइक फ्ला होता है, इसमें ले होता है, वेवीनेस होता है, वेवीनेस विथ, रफनेस हाइट, ये सब टर्म्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस रफनेस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सरफेस रफनेस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर हैं जो सरफेस रफनेस को बढ़ाएंगे या इसको कम करेंगे। उसके बाद का टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ सरफेस क्वालिटी ऑन इट्स फंक्शनल प्रॉपर्टी और कंपोनेंट। इसका मतलब ये है, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सरफेस क्वालिटी अगर हमारा अच्छा है तो इससे जो कंपोनेंट बना है, जो कंपोनेंट बना है उसका सरफेस क्वालिटी अगर अच्छा है तो कंपोनेंट में कौन कौन से प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाएंगी। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग सिंबल्स सरफेस रफनेस, मतलब सरफेस रफनेस को प्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो उस सिंबल्स को कैसे हम ड्राफ्ट करेंगे, क्या क्या सिंबल्स में हमारा नोटिफिकेशन रहेगा, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट है टॉपिक आज के लिए कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग सरफेस रफनेस। इसमें हम कौन कौन से एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, किससे किससे एनालाइज करते हैं सरफेस रफनेस को, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सरफेस रफनेस क्या होता है? एवरेज ऑफ वर्टिकल डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस ओवर ए स्पेसिफाइड लेंथ सरफेस। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो हमारा प्रोफाइल मिला है ये मैग्नीफाइड प्रोफाइल ऑफ सरफेस है। ओके, अगर हम एक ये मीन लाइन एक्स लिए हैं, एक्स से कितना ये सरफेस से ऊपर जाता है वाई डायरेक्शन में, ये कितना ऊपर गया है कितना नीचे गया है, यही ये अपने मेन सरफेस एक्स से डेविएट कर रहा है। एक्चुअली जो सरफेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो एक्स लाइन है ये होना चाहिए, लेकिन हमारा सरफेस जो मिला वो कैसा मिला, ये थोड़ा पीक्स एंड वैली, अप्स एंड डाउन्स इसमें बने हुए हैं। तो ये कितना अपने ओरिजिनल उससे आइडियल सरफेस से कितना ये डेविएट किया, यही सरफेस रफनेस होता है। इसमें एलएम जो दिया वो सैंपलिंग लेंथ दिया। सैंपलिंग लेंथ क्या होता है कि क्या होता है, जिस सरफेस का हमको सरफेस रफनेस मेजर करते हैं तो पूरे सरफेस का हम ना मेजर करके कुछ स्पेसिफाइड लेंथ का मेजर करते हैं। तो जो स्पेसिफाइड लेंथ होता है, जहां तक हमको सरफेस मेजर करना है, सरफेस रफनेस को मेजर करना, वही लेंथ हमारा क्या होता है, सैंपलिंग लेंथ। कहीं कहीं इसको कट ऑफ लेंथ भी बोला जाता है। ओके, तो जो हमारा सैंपलिंग लेंथ है आप देख सकते हैं यहां, इसको एलएम से डिनोट किया गया है। ये जो वर्टिकल डेविएशन दिखाए गए, ये जो लाइंस दिखाए गए वर्टिकल लाइंस हैं, ये हमारा डेविएट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा जो आइडियल सरफेस है एक्स, इससे ये इतने डेविएट कर गए, यही इसका सरफेस रफनेस हो गया। सरफेस रफनेस क्या है कि ये कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेक्सचर है। सरफेस टेक्सचर क्या होता है? सरफेस टेक्सचर मीन्स सरफेस की बनावट, इसकी बनावट कैसी है। तो हमेशा ये जो होता है सरफेस टेक्सचर जो होता है हमारा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे जो सरफेस की संरचना है, जो प्रोफाइल है, वो सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना ऊपर या नीचे गया हुआ है। आइए हम देखें, एक चीज और होता है इसमें ध्यान देने वाली बात है, हम लोग कहीं कहीं इसको सरफेस रफनेस बोलते हैं, कहीं कहीं लोग सरफेस फिनिश बोलते हैं। बात दोनों एक ही है, बस अंतर क्या है, सरफेस रफनेस मीन्स सरफेस ज्यादा खुरदुरा है, इसका अपोजिट क्या होगा, सरफेस ज्यादा चिकना है। तो सरफेस रफनेस क्या है, ये जस्ट अपोजिट ऑफ सरफेस फिनिश है। ओके, तो कहीं कहीं सरफेस फिनिश दे रहे हैं तो दोनों चीज हम पढ़ रहे हैं यहां। अगर आप उसका जस्ट उल्टा कर दे रहे हो तो वो सरफेस रफनेस हो जाएगा। आइए जानते हैं सरफेस टेक्सचर क्या होता है। सरफेस टेक्सचर मीन्स होता है कि रिपीटिव और रैंडम डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल सरफेस विच फॉर्म्स द पैटर्न ऑफ द सरफेस। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे रिपीटिव पैटर्न्स बना हुआ है, ये अप डाउन्स बने हुए, ये रिपीटिव हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्सचर। ठीक, टेक्सचर को हम डिवाइड करते हैं दो भाग में, एक होता है रफनेस, एक होता है वेवीनेस। तो जो प्राइमरी टेक्सचर होता है उसको बोलते हैं रफनेस, सेकेंडरी टेक्सचर जो होता है उसको वेवीनेस बोलते हैं। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? होता क्या है कि रफनेस
रफनेस जो डिपेंड करता है वो हमारा मीन लाइन से कितना डेविएट किया है। तो जो डेविएट किया अगर उसको मैं हाइट लेता हूं और जो सैंपलिंग लेंथ है उसको अगर मैं वेवलेंथ के टर्म में लेता हूं। ओके, आपको एक चीज मैं ड्रा करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वो, इसके ऊपर मैं एक सरफेस टेक्सचर बना रहा हूं, ये सरफेस का प्रोफाइल है। ओके, दूसरा मैं एक सरफेस ले रहा हूं, ये यहां हमारा क्या है कि ये हम एक दूसरा टेक्सचर ले रहे हैं, ये हमारा बना हुआ है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि ये यहां हम जो देख रहे हैं, यहां से मान लीजिए इनकेस यहां से यहां तक की जो हमारी लेंथ है और यहां से ये हमारी जो लेंथ है यहां से यहां तक की, अगर ये दोनों हमारा सेम है, मान लीजिए ये हमारा x है और ये भी x है। ओके, अब इसमें हम क्या देखते हैं, और ये जो हमारा यहां से यहां तक का हाइट है ये h है और यहां भी ये क्या है, ये h ही है। ओके, तो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे रफनेस और वेवीनेस में? हम ये क्या देखते हैं कि सेम वेवलेंथ में, सेम सैंपलिंग लेंथ में हमारा जो अप्स एंड डाउन्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो रफ होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी कम होगी वो वेवीनेस होगा। इसका सिंपल सा आप एग्जांपल आप देखे होंगे कि आप नॉर्मल रोड पे जब चलते हैं तो वहां स्पीड ब्रेकर बना रहता है। एक स्पीड ब्रेकर आपका इस टाइप का होता है, आप देखे होंगे कि 1 मीटर की लंबाई में हमारा 3-4 स्टेप्स दे देता है। एक आपने देखा होगा स्पीड ब्रेकर ऐसा होता है, ये क्या होता है कि ये सिंपल ऐसे बना रहता है, ये 1 मीटर की लेंथ पे ऐसे देता है। तो आप जब गाड़ी चलाते होंगे तो आप फील करते होंगे तो स्पीड दोनों में तो कम होती है, लेकिन इसमें हमारी गाड़ी स्मूथली इस पार से उस पार चली जाती है, इसमें हमको जर्क नहीं लगता है। लेकिन जब वही सेम लेंथ पे अगर आप ये जाते हैं तो यहां आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी पे जर्क बहुत ज्यादा आता है। तभी हम बोलते हैं कि गाड़ी हमारी रफ चल रही है। होता है ना कि गाड़ी आप चलाते हैं तो ये वही है। अगर आपका सेम वेवलेंथ में फ्रीक्वेंसी मतलब सेम वेवलेंथ में आपके साइकिलिंग रिपीटिव जो टेक्सचर वो ज्यादा हैं तो वो सरफेस रफ होगा। अगर वो रिपीटिव स्ट्रक्चर कम है तो वो क्या होगा, वेवीनेस आ जाएगा। आइए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। सरफेस टेक्सचर होता है, इसको जो हमने बोला कि प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटते हैं। तो सरफेस टेक्सचर्स, जो हमारा सरफेस टेक्सचर का पैटर्न आता है, ये आता क्या है, कैसे आता है? ये जब हम मशीनिंग करते हैं तो उसी में हमारे सरफेस टेक्सचर की जो हमारा प्रोफाइल बनता है सरफेस टेक्सचर का, वो मशीनिंग प्रोसेस जब करते हैं उसी के द्वारा बनता है, टूल के द्वारा ही बनता है। अब इसमें होता क्या है कि सरफेस टेक्सचर को हम 4 ऑर्डर्स में बांट देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर। तो इसमें आप डिफाइन कैसे करेंगे कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, लाइक वाइज। अब क्या करेंगे कि अगर हमारा जो सरफेस टेक्सचर का फॉर्मेशन हुआ है वो मशीन टूल में प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, लाइक हमारा गाइडवे जो है वो स्ट्रेट नहीं है, ये दिखा है ना आपका, ड्यू टू मशीन टूल लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ द गाइडवेज। अगर हमारा इससे है, इसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से सरफेस टेक्सचर अगर हमारा डेवलप हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। अगर हमारे मशीन में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें लैक ऑफ रिजिडिटी है, तो उसमें चैटरिंग की साउंड आती है, आपने देखा होगा, उसकी वजह से अगर कोई सरफेस टेक्सचर डेवलप होता है तो वो सेकंड ऑर्डर का सरफेस टेक्सचर होगा। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का सरफेस टेक्सचर ये दोनों जो मिल के बनाते हैं वो बनाते हैं वेवीनेस, सेकेंडरी टेक्सचर। वो जो टेक्सचर देते हैं वो कौन सा होता है, सेकेंडरी। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर का मिलकर ये सेकेंडरी टेक्सचर बनाते हैं। और हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है सेकेंडरी टेक्सचर जो होता है हमारा क्या होता है, वेवीनेस होता है। इसी तरह जो थर्ड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर क्या होता है कि जो हमने मशीनिंग प्रोसेस किया है वो प्रोसेस ही मेरा सही नहीं है, मैंने दूसरा मशीनिंग प्रोसेस यूज कर लिया है, या हमारा जो वर्कमैन है वो सही से कोई प्रॉपर पैरामीटर्स यूज नहीं किया, लाइक कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये प्रॉपर यूज नहीं किया, इसकी वजह से जो टेक्सचर बनता है उसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर का सरफेस टेक्सचर। इसी तरह जो फोर्थ ऑर्डर का सरफेस टेक्सचर है वो क्या है, ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या होता है कि मान लीजिए हमारा मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं है, होमोजीनियस मटेरियल नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, और जब हम उससे मटेरियल रिमूवल करते हैं तो चिप के साथ कुछ ज्यादा मटेरियल निकल आता है, रैप्चर ऑफ मटेरियल ड्यू टू
ड्यूरिंग चिप सेपरेशन। तो इस तरह से जो होता है, ये जो प्रॉब्लम आती है वो होता है फोर्थ ऑर्डर का टेक्सचर। तो थर्ड और फोर्थ मिलके ये हमारा कौन सा बनाएंगे, ये हमारा बनाएंगे प्राइमरी टेक्सचर। ठीक, जो प्राइमरी टेक्सचर बनेगा उससे क्या होगा, रफनेस आएगी। जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का मिलके बनाएंगे वो बनाएंगे सेकेंडरी टेक्सचर, इससे जो आएगा हमारा वो वेवीनेस आएगी। आप यहां देखिए फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर जो मिलके बनाते हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी टेक्सचर, जिससे आता है वेवीनेस। थर्ड और फोर्थ ऑर्डर जो मिलके बनाते हैं उनसे आता है प्राइमरी टेक्सचर, जो बनाते हैं रफनेस। ओके, अब देखिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं जो हम सरफेस रफनेस को कैसे हम वो करते हैं, वो कुछ टर्म्स होते हैं, उसका डायग्राम यहाँ है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फ्ला दिया हुआ है, ये ले डायरेक्शन दिया हुआ, वेवीनेस हाइट, रफनेस विथ कट ऑफ। ये देखिए रफनेस विथ कट ऑफ जो दिया है इसको कहीं कहीं सैम्पलिंग लेंथ भी बोला जाता है, यही सैम्पलिंग लेंथ होता है। ठीक, रफनेस विथ दिया है, ठीक, वेवीनेस विथ दिया है, रफनेस हाइट दिया है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको वन बाय वन जानते कि क्या होता है। लेज क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस्ड एंड रिफ्लेक्ट द मशीनिंग ऑपरेशन यूज्ड। ये ले क्या होता है, ये जो सरफेस टेक्सचर का जो प्रोफाइल है, सरफेस टेक्सचर जो है ये किस मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा बना है, कैसा ये दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेनिंग करता हूं या शेपिंग करता हूं तो हमारे जो लाइंस बनेंगे वो स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। ओके, सरफेस या वो करेंगे तो हमारे स्ट्रेट लाइंस बनेंगे। इसी तरह अगर मैं फेसिंग करता हूं, लेथ पे फेसिंग करता हूं तो हमारे जो मार्क्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, सर्कुलर बनते हैं, ऐसे बनते होंगे, आपने देखा होगा साइड से फेसिंग करते समय। ओके, तो जो हमारा ये जो मार्किंग बन रही है, लाइन टूल मार्क्स बन रहे हैं, इनका जो डायरेक्शन है वही होता है ले। ओके, आप इसमें देखिए जैसे इसमें स्ट्रेट्स बने हुए हैं, आप देखिए ये जो बने हुए हैं ये स्ट्रेट्स बने हुए हैं, ये डायरेक्शन ऑफ ले है। ओके, और हमेशा जब भी सरफेस मेजर करना होता है, सरफेस रफनेस मेजरमेंट करना होता है, तो जो हमारा प्रोफाइल होता है सरफेस का, हमेशा इसको कोशिश करना चाहिए कि परपेंडिकुलर टू द ले होना चाहिए। रीजन क्या है कि आप परपेंडिकुलर टू द ले होगा। देखिए जैसे यहाँ जो हमारा हमने ये प्रोफाइल कट किया है, ये लेज जो है ये ले दिख रहा है, ले डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है, ये सरफेस जो हमारा इसके परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए मैंने इसकी कटिंग इसी के पैरेलल कर दिया, ले के पैरेलल कर दिया, अगर मैंने यहां से इसको कट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यार रफनेस जो प्रोफाइल का अप एंड डाउन है वो बहुत कम है, माइन्यूट है। तो यहाँ सरफेस रफनेस का आप प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा प्रोफाइल है ये हमेशा ले के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो सेक्शन है उसी पे आना चाहिए। दूसरा है फ्लॉ। फ्लॉ क्या होता है, ये इर्रेगुलर कोई भी ऑकरेंस होता है, लाइक आप देखेंगे क्रैक आ जाता है, कभी कभी कहीं स्क्रैच आ जाता है या डेंट मार्क आ जाता है। ठीक, ये हमारे प्रॉपर इंटरवल पे नहीं होते और इनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती है, एक हुआ दूसरा हुआ कि नहीं हुआ ये कोई जरूरी नहीं है, इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इरेगुलर इंटरवल पे होते हैं। ओके, लाइक जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फ्लॉ दिख रहा है, ये जो फ्लॉ हुआ ये हमारे सरफेस का टेक्सचर इसमें एक जगह यहाँ हुआ है, हो सकता है यहाँ भी हो सके, लेकिन ये इंटरवल जो इनका होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे यहाँ आप देखिए सरफेस के जो प्रोफाइल बने हैं ये लगभग आप देखिए सेम इंटरवल पे ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ये जो फ्लॉ है ये हमारा दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद है वेवीनेस हाइट। वेवीनेस हाइट क्या होता है, पीक टू वैली डिस्टेंस जो होता है, जो हमारा ये प्रोफाइल बना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेता हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो हमारा प्रोफाइल ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, तो ये हमारा यहाँ पीक टू वैली ये जो हाइट है ये हमारा होता है वेवीनेस हाइट। ये जो हाइट हमारा ये क्या है, वेवीनेस हाइट। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रफनेस हाइट। रफनेस हाइट क्या होता है कि इसमें हम एक सेंटर लाइन लेते हैं। ओके, जब हम सरफेस का प्रोफाइल होता है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस का प्रोफाइल मैं ड्रा कर रहा हूं, ये मान लीजिए पीक्स वैली बन रहे हैं, तो ऐसे जो बन रहे हैं, तो इसमें एक सेंटर लाइन होता है। सेंटर लाइन जो हुआ, सेंटर लाइन जो हमारा सेंटर लाइन कौन सा होगा, हमारा जो आइडियल सरफेस है। ओके, आइडियल सरफेस से जो मैक्सिमम हाइट गया वो हमारा हो गया
रफनेस हाइट। ओके, वेवीनेस हाइट क्या था, यहां पीक टू वैली हम जो लेते थे ये होता था, ये यहां से यहां तक जो मैंने हाइट लिया ये होता था हमारा वेवीनेस हाइट। ओके, लेकिन अगर हम जो ये मेन सेंटर लाइन से अगर हम ये लेते हैं, अप पोजीशन जाए या डाउन पोजीशन जाए, ये जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं रफनेस हाइट। ओके, ये एक ही डायरेक्शन में होगा, ऊपर लें या नीचे लें, कोई भी ले रहे हैं वो रफनेस हाइट होगा, लेकिन पीक टू वैली जो डिस्टेंस वो वेवीनेस हाइट है। रफनेस विथ क्या होता है, रफनेस विथ मीन्स हमारा जो, चलिए यहीं ड्रा करते हैं इसे, हमारा जो प्रोफाइल है ऐसे बना हुआ है, ठीक, तो इसमें आप कंटिन्यूअस दो पीक्स ले लीजिए, कॉन्सिक्यूटिव या सक्सेसिव पीक्स, या दो सक्सेसिव वैली, कोई भी, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है पैरेलल टू द दिस नॉमिनल सरफेस, ये क्या होता है हमारा रफनेस विथ। ओके, अब क्या है कि रफनेस विथ कट ऑफ, मैंने आपसे बोला ना रफनेस विथ कट ऑफ को दूसरा नाम है इसका सैंपलिंग। आप देखेंगे इसमें, इसमें क्या है, सैंपलिंग लेंथ भी बोलते हैं इसको। इट इज द ग्रेटेस्ट spacing of the respective surface irregularity to be included in the measurement of the average roughness height। जो रफनेस हाइट को हम मेजर करना होता है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो रफनेस हाइट्स मेजर करते हैं, उसमें जितने सरफेस जितने लेंथ के लिए हम सरफेस को मेजर करना, उसे हम सैंपलिंग लेंथ बोलते हैं या रफनेस विथ कट ऑफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक सरफेस ऐसे है, ओके, ये ऐसे है। अब क्या करना है, मैं इस सरफेस को पूरे लेंथ पे ना लेके सिर्फ मैं इसी लेंथ पे मैं मेजर कर रहा हूं। जो हम सरफेस रफनेस को मेजर करना है उसका एनालिसिस सिर्फ मैं इतना ही लेंथ पे कर रहा हूं, तो दिस लेंथ इज रफनेस विथ कट ऑफ या सैंपलिंग लेंथ। ओके, सो ये हो गया हम कौन कौन से टर्म्स यूज करते हैं सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या सरफेस फिनिश को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम ये देखेंगे इस स्लाइड में कि फैक्टर अफेक्टिंग द सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं या कूलेंट यूज कर रहे हैं, ये सरफेस रफनेस पे इफेक्ट डालता है। कटिंग पैरामीटर्स लाइक स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, ये सब भी हमारा सरफेस रफनेस पे इफेक्ट डालता है। लाइक हम क्या होता है, जब सरफेस फिनिश हमको देना रहता है तो डेप्थ ऑफ कट बहुत कम कर देते हैं और हाई स्पीड पे कटिंग करते हैं, तो हमारा सरफेस ज़्यादा फिनिश पाता है। तो इसी तरह ये जो पैरामीटर्स हैं इनका कम्बिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, सरफेस रफ मिल सकता है या सरफेस फिनिश होगा अगर कम्बिनेशन गुड रहेगा। मशीनिंग प्रोसेस लाइक देखिए हम क्या करते हैं कि ड्रिल्ड कोई होल है, उसके डाया को हम प्रॉपर साइज बनाने के लिए बोरिंग करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, रीमिंग करते हैं। तो रीमिंग भी प्रोसेस है सरफेस फिनिश का और होनिंग भी एक प्रोसेस है, लेकिन रीमिंग प्रोसेस में हमारा सरफेस थोड़ा रफ होता है, होनिंग प्रोसेस में सरफेस हमको फाइन मिलता है। तो डिपेंड करता है कौन सा मशीनिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा कि आपका सरफेस रफनेस कैसा मिलेगा। आपने अभी एक देखा था, हमने उसमें दिखाया था कि अगर हमारा मशीन टूल सही नहीं है, फिक्सचर सही है, कटिंग टूल हमारा ये प्रॉपर नहीं है, तो भी हमारा सरफेस टेक्सचर चेंज होता रहता है। तो सरफेस रफनेस या फिनिश से डिपेंड करेगा कि आपके मशीन टूल, फिक्सचर या कटिंग टूल की क्वालिटी क्या है। अगर मशीन में वाइब्रेशन ज़्यादा है तो रफनेस ज़्यादा आएगा। आप ये देख रहे हैं कि मशीन में वाइब्रेशन अगर है तो रफनेस ज़्यादा आएगा। मटेरियल ऑफ टूल एंड वर्कपीस, मैंने देखा ना कि रैप्चर हो जाता है जब हम चिप रिमूवल करते हैं, तो उसमें कभी कभी रैप्चर हो जाता है। उसमें दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो वर्क पीस है वो या तो वो प्रॉपर नहीं है, या तो क्या कभी कभी क्या होता है टूल ही ब्लंट होता है, तो उसकी वजह से सरफेस रफनेस ज़्यादा आ जाता है। तो ये इतने पैरामीटर्स हैं जो हमको अफेक्ट करेंगे किसको, सरफेस रफनेस को। इसके बाद ये है कि अगर हमारा सरफेस फिनिश अच्छा हुआ, सरफेस रफनेस को मैंने बहुत कम रिड्यूस कर दिया, तो इससे जो हम कंपोनेंट बनाए हैं अगर उसका सरफेस रफनेस कम है, सरफेस फिनिश बहुत अच्छा है, तो उससे हमारा कंपोनेंट पे क्या असर पड़ेगा। पहला है इट इंक्रीज लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि अगर सरफेस फिनिश है, एग्जांपल के लिए मैं ऐसे ले ले रहा हूं,
आपने स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पढ़ा होगा। तो अब मैं ये ड्रा कर रहा हूं, मान लीजिए एक सरफेस ऐसे बना हुआ है, दूसरा सरफेस आपका ऐसे है। तो यहां जो हमारा सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन होता है, वहां स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या बढ़ जाता है। यहां हमारा अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमारे चेंज इन क्रॉस सेक्शन क्या है, लगभग 0 है। लेकिन यहाँ जहां हम चेंजेस मिल रहे हैं वहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो सडन चेंज क्रॉस सेक्शन में सडन चेंज होता है, उसकी वजह से वहां क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है क्या करता है, कंपोनेंट को वीक कर देता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा क्या करता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ओके, रिड्यूस और एलिमिनेट्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जैसे अभी हमने बात की कि अगर हमारा सरफेस फिनिश बहुत अच्छा है तो इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन लगभग नील हो जाता है। रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये सिंपल है, अगर सरफेस फिनिश बढ़िया है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, फ्रिक्शन उसमें कम हो जाएगा। अगर हमारा सरफेस फिनिश अच्छा है, वियर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, घिसाव उसमें कम होगा। आपको पता है जैसे सिंपल अगर हम क्या करना है, किसी चीज को घिसना रहता है, सरफेस को हम ज्यादा रफ बनाते हैं। लाइक हमारा जितने भी फाइल्स होते हैं, तो वो फाइल अगर रफ है तो ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा, वियर ज्यादा करेगा। फाइल अगर फाइन है तो मटेरियल रिमूवल कम करेगा। तो इससे क्या होगा, वियर रेजिस्टेंस हमारा, अगर सरफेस फिनिश हमारा अच्छा है तो वियर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वियर कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, अगर हमारा क्या है कि सरफेस फिनिश बहुत अच्छा है तो कोरोजन रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हम सरफेस रफनेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम इसमें ये जानेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली बेसिकली जो होता है, दो लाइंस होते हैं जो 60 डिग्री पे आपस में 60 डिग्री पे जुड़े रहते हैं। एक छोटा होता है, एक बड़े लेग का होता है। इसको टू लेग्स बोलते हैं, स्मॉल लेग एंड लॉन्ग लेग। तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को मैं ये सिंगल लाइन से, ऐसे स्ट्रेट फ्लैट लाइन से अगर मैं टच कर देता हूं और यहाँ एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बन जाता है। ओके, इसका मतलब ये है कि हम जो सरफेस प्राप्त किए हैं वो मशीन्ड सरफेस है, मशीनिंग किया हुआ है। ओके, अगर यहीं अगर इसके बीच में जो यहाँ हमारे इसके बीच में सर्किल प्राप्त हो जाए तो इसमें जो मटेरियल रिमूवल पॉसिबल नहीं है, हम जो सरफेस फिनिश देंगे विदाउट मटेरियल रिमूवल देंगे। ओके, अगर इसमें एक लेग यहां जुड़ जाए लाइक वाइज दिस, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सरफेस कैसे बना है, इसका सैंपलिंग लेंथ क्या है, आगे इसमें हम देखेंगे इसका कि क्या है, यहां बताते हैं। जैसे ये देखिए यहां दिया हुआ है कि इसको हमने ये कर दिया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ये एक लेग को मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया है। इसमें क्या करते हैं आप देखिए ए बी सी डी ई, ये जो दिया ये हमारा हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, ए बी सी डी ई। ए जो होता है रफनेस वैल्यू दिया रहता है कि रफनेस का वैल्यू क्या है, जो एवरेज हमारा हाइट है, रफनेस हाइट क्या है, ये ए का दिया रहता है, ये माइक्रोमीटर में होता है। ठीक जो V होता है, बी मीन्स यहाँ देखिए यहाँ रिप्रेजेंट किया मिल्ड, यानी ये मिलिंग प्रोसेस से सरफेस को बनाया गया है। तो बी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से प्रोसेस से हम इसको बना रहे हैं, कौन सा प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं सरफेस को बनाने में। ओके, तो ये हमारा बी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं बी प्रोडक्शन मेथड, ट्रीटमेंट और कोटिंग। ओके, सी सैंपलिंग लेंथ है, कितने लेंथ पे, हमने अभी बात किया था ना सैंपलिंग लेंथ की, कितने लेंथ पे हमको सरफेस रफनेस को मेजर करना है, वही सैंपलिंग, तो वो लेंथ बताता है कि कितने लेंथ पे आपको सरफेस रफनेस मेजर करना है। डी क्या है, डायरेक्शन ऑफ ले, डी जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ ले बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ले क्या है। ई क्या है, मशीनिंग अलाउंस, मशीनिंग में मशीन आप मेट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, अलाउंसेस पता ही होगी कि मशीन में जो छूट दिया जाता है कि क्या अलाउंसेस है, वो इसमें हम ई के द्वारा रिप्रेजेंट करता है कि इसमें ई में वो कितने अलाउंसेस दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो बना हुआ ये सरफेस है, किस सरफेस में को वो करना है। अगर ये ऐसा सिंबल बना है ए बी सी डी ई, तो ये हमारा बताता है, ए बताता है कि रफनेस वैल्यू, बी बताता है मशीनिंग प्रोसेस, सी बताता है सैंपलिंग लेंथ, डी बताता है डायरेक्शन ऑफ ले, ई बताता है आपका मशीनिंग अलाउंस। अगर ये सी के बगल में एफ कहीं कहीं दिया गया है तो ये अदर रफनेस वैल्यू दिया रहता है कि ये वैल्यू कितना है, रफनेस की वैल्यू यहाँ भी कभी कभी रिप्रेजेंट की जाती है। होता क्या है कि सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ दिया है ग्रेड नंबर,
ये इन्वर्टेड ट्राइंगल आपको दिख रहा है, उल्टा ट्राइंगल, त्रिभुज जो है ये उल्टा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये त्रिभुज का मान बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ 1 है सरफेस रफ है, ये 2 हो गया सरफेस उससे ज्यादा फाइन है, यहाँ 3 हो गया सरफेस उससे ज्यादा फाइन है, ये सबसे ज्यादा फाइन है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं N1 से लेके N12 तक, और इसकी वैल्यू 0.025 से 50 माइक्रोमीटर तक होते हैं, माइक्रोन तक। ओके, तो इसमें आप देख लीजिए हम क्या करते हैं, 3-3 का सेट बनाते हैं, 4 दिया गया है, 1 से 3 तक अगर है तो इसको हम 4 इन्वर्टेड ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, 4 से 6 इसकी वैल्यू दी है कि अगर 0.025 माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन तक है तो ये N1 N2 N3 ऐसे होगा। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी सरफेस पे अगर जैसे पूछ सकता है नॉर्मली कि अगर ऐसा बना हुआ है और यहाँ बना हुआ, कौन सा सरफेस स्मूथ है, तो आप कौन सा बताएंगे, जिसपे नंबर ऑफ इन्वर्टेड ट्राइंगल्स ज्यादा होंगे वो सरफेस ज्यादा स्मूथ होगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ ले जो होता है उससे हमको पता चल जाता है कि कौन सी मशीनिंग प्रोसेस नॉर्मली हम यूज किए हैं। ओके, तो डिफाइन, अब जैसे वहां हमने डी देखा था। ओके, तो सिंपल प्रीवियस स्लाइड में हमने ये जो डी देखा था, यहाँ कौन सा सिंबल बनता है, तो ये नॉर्मली ये जो है पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्रॉस है, ये एम सी आर पी। तो ये जो हमारे बनते हैं ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ले के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल मींस क्या होता है कि ले अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सरफेस टू विच द सिंबल इज अप्लाइड, मतलब जो हमारा प्रोफाइल है उससे ये इसके लाइन को पैरेलल होंगे। ओके, जो सरफेस है उस पर ये पैरेलल होंगे। ये हमको मिलते कहाँ हैं, जो शेपिंग ऑपरेशन करते हैं, वर्टिकल मिलिंग करते हैं, इन सब में हमको क्या होता है कि हमको पैरेलल ले मिलता है। ओके, ले परपेंडिकुलर टू द लाइन, अगर हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर ले का डायरेक्शन है। ओके, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए यहाँ जहाँ सी है वहाँ उसकी जगह इसको दिखा भी रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो सिंबल दिया हुआ इसके बगल में यहाँ पैरेलल, जहाँ हमने सी डिनोट किया था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था सैंपलिंग लेंथ, और यहाँ डी था। तो जो डी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है, मतलब उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ये हमको हॉरिजॉन्टल मिलिंग में मिलता है। क्रॉस मींस हॉर्निंग, हॉर्निंग क्या होता है, सरफेस फिनिश का प्रोसेस है जिसमें हमको क्रॉस डायरेक्शन का मिलता है, ले का जो डायरेक्शन होता है वो क्रॉस होता है। यम मीन्स मल्टी डायरेक्शनल, इसमें क्या होता है ग्राइंडिंग, क्योंकि ग्राइंडिंग में क्या होता है कि हमारा ये मल्टीपल टूथ होता है। ठीक है, मल्टीपल टूथ होते हैं इसमें, और इसमें कटिंग का डायरेक्शन हमको पता नहीं होता क्योंकि इसके जितने पॉइंट्स होते हैं हर पार्ट के लिए क्या होता है एक सिंगल पॉइंट टूल होता है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है पता नहीं, तो मल्टीपल डायरेक्शन में ये क्या करता है मटेरियल रिमूवल करता है। सी मीन्स सर्कुलर, आप देखे होंगे जैसे फेसिंग करते हैं, लेथ पे हम फेसिंग करते हैं तो साइड में हमारा ऐसे मार्क्स बनता है। ठीक, फेस टर्निंग यहाँ लिखा भी है, तो ये जो सर्कुलर मार्क बना है उसका सर्कुलर हो गया। आर मीन्स रेडियल, इसमें लैपिंग करते हैं, आप लैपिंग करेंगे उसमें क्या मिलेगा, रेडियल मिलेगा। इसी तरह पी है, पी मीन्स पार्टिकुलेट नॉन डायरेक्शनल आर प्रोट्यूबरेंट। ओके, इसमें ईडीएम ईसीएम जो एडवांस या नॉन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है उसमें जो हमको मिलते हैं वो पी टाइप के डायरेक्शंस मिलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ लिया हमने कि सरफेस फिनिश क्या होता है, सरफेस फिनिश में जो जो टर्म्स यूज होते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि सरफेस फिनिश को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सरफेस फिनिश को सरफेस फिनिश अगर अच्छा हो तो वो कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस रफनेस, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि सरफेस रफनेस को मेजर करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो मेथड्स फॉर मेजरिंग द सरफेस रफनेस, बेसिकली 3 मेथड ही हम यूज करते हैं। एक होता है रूट मीन स्क्वायर मेथड, इसको आरएमएस मेथड बोलते हैं। आरएमएस वैल्यू आपने नॉर्मली सुना होगा, इसका मीन्स होता है स्क्वायर मीन रूट, जिसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, उसका मीन निकाल कर उसका अंडर रूट निकाल दो, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड, सीएलए मेथड इसको बोलते हैं, ये भी अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मैक्सिमम क्रेस्ट टू वैली हाइट ऑफ रफनेस, ये 3 मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं सरफेस रफनेस के मेजरमेंट में। तो आइए पढ़ते हैं पहला रूट मीन स्क्वायर मेथड। लेकिन उससे पहले हम जान लें एक इसमें टर्म यूज होता है मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल, दूसरा होता है सेंटर लाइन ऑफ प्रोफाइल। मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल क्या होता है कि जो हमारा सरफेस का प्रोफाइल मिला है, जैसे सरफेस का हमारा प्रोफाइल मिला है,
इसको एक लाइन से इस तरह डिवाइड किया जाए कि इसके जितने y ऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, हमको y मिल रहे हैं, ये y1 y2 y3 y इसे yn तक मान लीजिए, यहाँ तक मिल रहा है सैम्पलिंग लेंथ में, तो इनका अगर स्क्वायर करके सम किया जाए, स्क्वायर करके सम कर दिया जाए, तो ये जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके वो हो जा, जो लाइन इसको डिवाइड किया वो सेंट्रल लाइन हो जाएगा। सेंट्रल लाइन ऐसा हो जो इसको ऐसे डिवाइड करे कि इसमें जो ये मिल रहा है इनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम या टेंस टू 0, उसको बोलेंगे सेंट्रल लाइन। अगर ये लाइन ऐसा है कि ये जो प्रोफाइल को इस तरह बांट रहा है कि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, इसका सम इसका सम इसका सम इक्वल टू इसका सम इसका सम इसका सम, मीन्स जो लाइन के ऊपर के एरिया उसका सम और लाइन के नीचे का एरिया उसका सम, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये जो लाइन डिवाइडेशन लाइन है उसको बोलेंगे सेंट्रल लाइन, सेंटर लाइन। अगर ये लाइन ऐसा है कि इसके ऊपर के y डिस्टेंस जो है, y हाइट्स, उनके स्क्वायर का सम मिनिमम हो या टेंस टू 0 हो तो उसको बोलेंगे हम मीन लाइन। समझ में आ गया? ओके, अब क्या है, पहला मेथड में यूज करेंगे रूट मीन स्क्वायर मेथड। सो आप इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज ए स्क्वायर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द सरफेस मेजर्ड फ्रॉम मीन लाइन। अब देखिए ये हमारा मीन लाइन है, इससे जो हमारा ये ऑर्डिनेट्स मिल रहा है वाई वाई y1 y2 y3 y4 y5, ऐसे नीचे y6 y7 y8 ऐसे चलता है, ये yn तक आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया रूट मीन स्क्वायर मीन्स जो हमारा वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लीजिए, उसको सम करके उसका मीन निकाल लीजिए, मीन निकाल के उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। तो आप यहां देख सकते हैं y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 yn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये हमने स्क्वायर्स का सम कर लिया, उसका मीन निकाल लिया, इसको अंडर रूट कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। ओके, तो पहला जो हम निकालते हैं हाइट, रफनेस हाइट, वो आरएमएस वैल्यूज निकालते हैं। दूसरा है सेंट्रल लाइन मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड में क्या करते हैं, आपको हमने बताया सेंट्रल लाइन क्या होता है कि ऐसे कि एरिया ऊपर का एरिया नीचे के एरिया को ऐसे डिवाइड करेगा कि ये लगभग बराबर हो। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम ऑर्डिनेट्स में इसको कर लेंगे, जैसे y1 y2 y3 h1 मान लेते हैं, इसमें h1 लिखा हुआ है, h1 h2 h3 ऐसे hn तक हो जाएगा। तो इसको दो मेथड्स यूज करते हैं, या तो हाइट से हम कर लें या तो एरिया से कर लें। हाइट से करने के लिए सेम वही प्रोसेस, क्या करिए सबको आप जोड़ लीजिए डिवाइडेड बाई n। ओके, लेकिन अब हाइट वाले में दिक्कत क्या आती है कि इसमें जो हमारा जो हाईएस्ट पीक है, कभी कभी फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए मेरा ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां लिया यहां लिया यहां ऐसे, यहां लिया यहां लिया, ऐसे मैं मेजर कर रहा हूं y1 y2 y3। तो यहां जो हाईएस्ट वाला पीक पॉइंट है वो क्या हुआ, लेफ्ट हो गया। ओके, तो इससे क्या होता है रीडिंग में हमारे एरर आ जाता है। बात समझ में आ रही है? हुआ क्या, जैसे कि हमारा जो ना मैंने इसको डिवाइड किया, जो हमारे प्रोफाइल को मैंने डिवाइड किया h1 h2 h3 h, अगर ये कई जगह होता है कि हम यूनिफॉर्म जब डिवाइड करते हैं तो मान लीजिए कभी हमारा ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे बना हुआ है। ओके, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो यहाँ जो हमारा y1 y2 सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो पीक वाला वो रीडिंग हमारी क्या हो गई, मिस हो गई। तो मिस होने की वजह से इसमें हमारे रीडिंग में थोड़ा एरर आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हाइट वाला हम यूज ना करके हम एरिया वाला यूज करते हैं। अब एरिया वाला यूज करने का क्या है कि आप एरिया निकाल लीजिए, a1 a2 जो हमारा सेंटर लाइन है उसके ऊपर के एरिया और नीचे के एरिया, इनको आप विदाउट साइन ओके जोड़ लीजिए, a1 प्लस a2 प्लस a3 और डिवाइडेड बाई जितना आपका एरिया आ रहा है डिवाइडेड बाई n। ये एरिया निकालते किससे हैं, हमारे एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लानीमीटर, उस प्लानीमीटर से इस एरिया को हम ड्रा करके इस एरिया का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा जो मेथड है ये है CLA मेथड। इसके बाद एक आता है 10 पॉइंट हाइट मेथड। इसमें क्या होता है कि 5 पीक 5 वैलीज, 5 प्लस 5 10। ओके, तो इनको हम निकालते हैं। तो इसमें देखिए करते हैं क्या है कि 5 पीक 5 वैली मिलेगा क्या। सबसे पहले इसमें एक चीज मैं बताऊं आपको कि होता क्या है, जैसे हमारा ये प्रोफाइल है, ओके मान लीजिए ये प्रोफाइल है,
ओके, अब इसको जैसे सेंटर लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन इसको डिवाइड करता था ऐसे कि हमारा ऊपर का और नीचे का एरिया सेम हो, ऊपर का जो एरिया मिल रहा है ये इनका सम और नीचे का एरिया सम हो, सेम हो। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक लाइन ऐसा बनाएंगे जो इस प्रोफाइल को कहीं भी कट ना करे, लेकिन ये क्या हो, पैरेलल टू द नॉमिनल सरफेस। जो हमारा नॉमिनल सरफेस ये है उससे ये पैरेलल हो, लेकिन ये इस प्रोफाइल को कहीं भी कट ना करे। अब यहां से इसका मेजर करेंगे, ये 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम मेजर किसका करेंगे, जो हाईएस्ट होंगे, जो हमारे सैंपलिंग लेंथ में हमारा जो पीक्स आएंगे, जो हाईएस्ट टॉप 5 हाईएस्ट होंगे उन्हीं को लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए यही मेरा सैंपलिंग लेंथ है। ओके, ये मेरा सैंपलिंग लेंथ है। अब इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 हमको मिल रहे हैं। ओके, तो 6 में हम कौन सा लेंगे, जो पीक वाले हैं। तो एक तो ये हो गया, ओके, एक ये हो गया, 2 3 4 और 5। जो सबसे छोटा वाला है या 5 के बाद जितने भी उसके नीचे आ रहे हैं उनको हम छोड़ देंगे, तो हाईएस्ट जो है उन्हीं को लेंगे। उसी तरह जो सबसे नीचे आ रहे हैं, ओके, यहां से जो सबसे छोटे हैं उन्हीं को भी हम मेजर करेंगे। 5 इनको मेजर कर लेंगे। ओके, ये सबसे ऊंचा है, इसको हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4, यहां 5 मिल ही रहे हैं। ओके, तो यहां हम 5 इनको कर लेंगे। तो जो टॉप के हो गए ये हमारा क्या हो गया, ये पीक हो गया, ये हमारा वैली हो गया। इनका हाइट को हम क्या करेंगे, इनको 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 जोड़ लीजिए, पहले सभी हाइट्स को जोड़ लीजिए। 1 मिनट में आपको ये क्लियर करके दिखा रहा हूं। क्या करेंगे कि इसमें जितना ये आपको दिख रहा है, R1 R2 R3 R4 R5, 5 दिखे, इनको जोड़ लीजिए, माइनस R5 R6 R7 R8 R9 R10, इनको आपस में जोड़ लीजिए। इन दोनों को आपस में घटा के 5 से भाग दे दीजिए। क्यों, क्योंकि हम 5 रूट ले रहे हैं, 5 पीक ले रहे हैं, 5 रूट ले रहे हैं। ओके, तो इनका कैलकुलेशन, इसमें जो हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे रफनेस हाइट का, वो कैसे निकालेंगे कि जितने पीक्स हैं, 5 पीक्स, उनको आपस में जोड़ लीजिए, माइनस 5 रूट्स को आपस में जोड़ लीजिए। इन दोनों को आपस में घटा के उनको 5 से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 1/5 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 माइनस ये, पहले मैंने इन पांचों को जोड़ दिया, पांचों पीक्स को जोड़ लिया, फिर पांचों वैल्यूज को जोड़ लिया, इन दोनों को आपस में घटा के 5 से भाग दे, जो हमारा वैल्यू आएगा वो एवरेज होगा। तो आज के टॉपिक में मैंने ये पढ़ लिया कि सरफेस रफनेस होता क्या है, उसमें टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं, सरफेस रफनेस से हमारे मशीन कंपोनेंट को क्या फायदा है, कौन कौन सा फैक्टर सरफेस रफनेस को इफेक्ट करता है, सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और सरफेस रफनेस का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सा मेथड है। 3 मेथड, RMS, CLA, 10 पॉइंट मेथड। ओके, तो ये आज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सरफेस रफनेस मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।